चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग जानेंगे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को भी देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? विथ रेफरेंस टू डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। रंजीत सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर। पहला स्टेटमेंट है, क्या देखिए ये सही है। बगलीहाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन झेलम रिवर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये सही है? देखिए। और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, अलमाटी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर ऑन लोकेटेड इन कर्नाटका। क्या ये सही है? और मुल्ला पेरियार डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन पेरियार रिवर लोकेटेड इन केरला। हिंदी में एक बार हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते। भारत में बांधों जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंजीत सागर बांध जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर निर्मित है और बगलीहाल बांध जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है जम्मू एंड कश्मीर में। और अलमाटी डैम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है और मुल्ला पेरियार बांध जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? रंजीत सागर डैम जो है ये कहाँ पर है? ये ब्यास रिवर पर नहीं है, ये रावी रिवर पे है। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि ये रावी रिवर पे है, ना कि ब्यास रिवर पे। बगलीहाल जो है, बगलीहाल डैम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन झेलम रिवर लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। क्या देखिए ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। क्यों? इसमें क्या त्रुटि है? ये झेलम नहीं है, यहाँ पर ये होगा चेनाब रिवर। चेनाब रिवर होगा, है ना। यहाँ झेलम की जगह पर यहाँ पर चेनाब होगा। ठीक है, यहाँ होगा चेनाब, है ना। तो ये गलत है, इसमें से ये दोनों और बाकी जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, ये एकदम करेक्टली मैच्ड है। ये दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। अलमाटी डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर इन कर्नाटका, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मुल्ला पेरियार डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन पेरियार रिवर इन केरला, ये भी सही है। रंजीत सागर कंस्ट्रक्टेड ऑन रावी रिवर, देख सकते हैं पंजाब में है, रावी रिवर पे। बगलीहाल डैम चेनाब रिवर पे, ना कि जो उसमें झेलम दिया हुआ था, है ना। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। मुल्ला पेरियार बांध केरल के पेरियार नदी पर निर्मित है। रंजीत सागर बांध जो है ये कहां पर है? रावी नदी पे है, नहीं ब्यास पर नहीं है। बगलीहाल कहां पर है? चेनाब पे स्थित है, झेलम पर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। ये प्रश्न क्या कहता है? विथ रेफरेंस टू द वेस्ट फॉलोइंग रिवर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ताप्ती रिवर ड्रेन्स इनटू अरबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ कच्छ। माही रिवर ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी थ्रू गल्फ ऑफ खंबात। द मांडोवी रिवर फॉल्स इन द करंजी लेक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से ताप्ती नदी जो है कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कच्छ से नहीं, ये खंभात की खाड़ी से ताप्ती नदी अरबियन सी में जाकर के मिलती है। और माही नदी खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। और मांडोवी करंजी झील में गिरती है, बिल्कुल नहीं, ये जाकर के सीधा अरबियन सी में मिलती है, ना कि करंजी झील में मिलती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्टेटमेंट 2, जिसमें ओनली बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसमें जो पकड़ने वाली बात है वो स्टेटमेंट क्यों गलत था? क्योंकि वो वहां पर कच्छ लिखा हुआ था, खंबात नहीं। असल में खंबात में जाकर के ये गिरेगी। ठीक है, कथन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? ताप्ती नदी कच्छ की खाड़ी
सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो दूसरा कथन था उसको पहले यहाँ पर दिया गया है। कथन पहला जो है ये गलत था। क्यों गलत था? नदी कच्छ की खाड़ी के बजाय खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है, जो कि मैंने बोला कि ताप्ती रिवर जो है वो खंबात की खाड़ी से गिरती है, ना कि कच्छ। जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ताप्ती नदी कच्छ के, यहाँ कच्छ दिया हुआ है जो कि गलत है ना, इसलिए ये गलत है। और तीसरा गलत है, मांडोवी नदी प्रमुख नदी है, गोवा की प्रमुख नदी है। आपको मालूम है कि इसमें जो दूध सागर फॉल बनता है, गोवा में दूध सागर, मांडोवी रिवर पे दूध सागर फॉल बनता है, वो कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पे है, जो सीधे अरब सागर में जाकर के गिरती है, करंजी झील में नहीं जाती, सीधे अरब सागर से मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत था, ये कौन सा स्टेटमेंट गलत था और कौन सा सही था, क्यों गलत था क्यों सही था, ये हम लोग देख लिए। यहाँ पर कच्छ नहीं, यहाँ खंबात होना चाहिए था। मांडवी, ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का। ये करंजी झील में नहीं गिरती है, ये डायरेक्ट जो है जाकर के गिरती है अरबियन सी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। विथ रेफरेंस टू रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है ना, उसके रिगार्डिंग देखिए क्या क्या इसमें से सही है। हालांकि मैं तो इस क्वेश्चन को स्किप करना चाह रहा था, चलो लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। जो with reference to region Southeast Asia, consider the following statement. The Philippines island arc was formed due to the convergence of Philippine Sea Plate and Eurasian Plate. देखिए, the Phu Khan Basin is an important sedimentary basin owned by Thailand. Strait of Singapore is bordered by Indonesia, Malaysia and Singapore. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये जरा देखिए। जो स्टेटमेंट तीसरा है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा जो है ये गलत है। द फू खान बेसिन इज इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्री बेसिन ऑन बाय थाईलैंड, ये थाईलैंड के द्वारा ऑन नहीं किया जाता। फून बेसिन जो है ये वियतनाम की, यहाँ पर थाईलैंड नहीं, यहाँ वियतनाम होता तो स्टेटमेंट ये सही होता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिलीपींस आर्क was formed due to the converging Philippine Sea plate boundary and Eurasian plate boundary। जो फिलीपीन सी का जो प्लेट बाउंड्री था और यूरेशियन प्लेट के बीच जो ये दोनों मर्ज हुआ, सबडक्ट हुआ, उसके कारण से ये यहाँ पर बनता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, फिलीपीन द्वीप चाप की निर्माण फिलीपीन सागर और प्लेट सुंडा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ। अब अभिसरण मतलब सबडक्शन, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, सबडक्शन। सिंगापुर जलडमरू जो है ये क्या है, दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। और यह सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों देश है, सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया, ये तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? फू खान बेसिन वियतनाम का एक तटीय अवसादी बेसिन है। ठीक है, फू खान बेसिन इज ऑफशोर सेडिमेंट्री बेसिन बिलोंगिंग टू वियतनाम, नॉट थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। विथ रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू कंसिडर, आपको बताना ओस। आपको मालूम है ओस क्या होता है ना। जाड़े के महीना अगर आप बाहर निकलते होंगे तो आप छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉप है उसको आप घास पे या कहीं पर देखे होंगे, है ना। तो उसी को ओस बोलते हैं, उसको ड्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है उसके लिए कंडीशन दिया गया है और आपको चेक करके ये बताना है कि ये कंडीशन सही है या गलत है ना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विथ रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए, है ना। इट फॉर्म्स अंडर कंडीशन ऑफ क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लॉन्ग कोल्ड नाइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। द ड्यू पॉइंट ऑफ एयर मस्ट बी अबव फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो आइडियल कंडीशन है इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो कंडीशन होता है ना, देखिए
जो ड्यू होता है, ड्यू के लिए जो कंडीशन होता है, एक तो उसमें क्लियर स्काई चाहिए, स्काई जो है वो क्लियर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसमें टेम्परेचर जो हीट है, ताकि उसको रात को अगर ठंडी होने के दौरान, जो आपको मालूम है कि दिन को सनलाइट रहता है तो धरती गर्म रहती है, लेकिन ऊपर में अगर बादल हो, जो हीट ट्रांसफर अर्थ से होना चाहिए जितना स्पीड से, जितना शीघ्रता से, वो नहीं हो पाती है ना। तो अगर क्लियर स्काई रहेगा तो फटाक फटाक से जो है जल्दी जल्दी से अर्थ जो है अपना हीट लूज कर देगी, ठीक है, गर्मी खत्म हो जाएगा, और वो आइडियल कंडीशन होता है। तो क्लियर स्काई चाहिए। और दूसरा बात क्या चाहिए? काम एयर चाहिए। एयर अगर स्पीड से बहता है तो फिर एयर की अगर गति वहां पर टर्ब्यूलेंट है या ज़्यादा तेजी से बह रही है, एक्टिव एयर है, वहां पर हवा अगर चल रही है, तो वहां पर ड्यू नहीं बनेगा, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए शांत हवा का भी कंडीशन जरूरी होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर सिंपली मैं बोलूं तो जो कैपेसिटी होता है एक गिवन टेम्परेचर पे, खास टेम्परेचर पे, जो एयर का होल्ड करने का, मॉइस्चर होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है, और एक्चुअल में कितना उसमें मॉइस्चर है, और टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी कितना है, उसको 100 से गुना कर दीजिए, वो परसेंटेज निकल जाएगा, वही होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एक्चुअल में कितना है और टोटल कैपेसिटी कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट, ऑफ कोर्स कोल्ड नाइट होना चाहिए, तभी जाकर के ड्यू बनेगा। और ड्यू पॉइंट ऑफ द एयर मस्ट बी अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तभी बन सकता है। मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर 0 डिग्री हो गई तो फिर तो वो बात ही खत्म है, हो गया वहां पर, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट बचेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रीज होकर के आइस बन जाएगा। तो 0 डिग्री से प्लस में होना चाहिए, 1 2 3 जो भी टेम्परेचर है उतना होना चाहिए, तभी जाकर के ड्यू बनेगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, ओस के लिए अनुकूलित परिस्थितियां क्या है? साफ आसमान, शांत हवा। देखिए ये क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशन में आए हैं, आने का संभावना है, खास करके जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होता है, इसको प्लीज टेक इट सीरियसली। तो उच्च सापेक्ष आर्द्रता की लंबी ठंडी और अधिकतम तटीय विकिरण शीतलन प्रदान करती है। जमनांक शर्त ओस की बूंदे के रूप में पानी के लिए औसांक और ड्यू पॉइंट 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना आवश्यक है, तभी जाकर के ये बनेगी। इंग्लिश में देख लीजिए, क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लॉन्ग कोल्ड नाइट, लव मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फ्रीजिंग पॉइंट कंडीशन ड्यू फॉर द एज ए लिक्विड ड्रॉपलेट एंड ड्यू टू मस्ट बी अबव, ड्यू पॉइंट मस्ट बी अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ड्यू पॉइंट इज बिलो 0 डिग्री फ्रोस्ट एंड इंस्टेड ऑफ ड्यू, ये फ्रोस्ट हो जाएगा। अगर जैसे 0 डिग्री से कम होगा तो वो फ्रोस्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और वो आइस का क्रिस्टल बन जाएगा, तो फिर काम नहीं चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा सा प्रश्न है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट, अ टाइडल बोर इज सर्ज ऑफ वाटर एंड ट्रेवल अपस्ट्रीम इन द रिवर इन कमिंग टाइड। तो इसमें पूछा गया है कि टाइडल बोर क्या है, ज्वारीय भित्ति क्या है। इसके लिए दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो केवल और केवल स्टेटमेंट 1 ज्वारीय सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। टाइडल बोर अकर्स फ्रीक्वेंटली अलोंग द कोस्ट हैविंग नैरो आउटलेट रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइडल रेंज, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट। पहली बात मैं कहूंगा कि ये टाइडल बोर होता क्या है। देखिए, ये मान लो कि समुद्र है और यहाँ ये लैंड है, इधर ये लैंड है, यहाँ से एक रिवर आती है, ठीक है, ये रिवर आकर के यहाँ पर मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वार भाटा होता है, जो यहाँ का जो टाइड्स होता है, आपको मालूम है कि समुद्र में जो सी है, ओशन में टाइड्स होता है, और टाइड्स जब आता है तो आपको मालूम है जो समुद्र का पानी है उसको तट की तरफ धकेलती है, ठीक है। उस धकेलने के क्रम में क्या होता है कि जो रिवर्स टाइड, ये जो टाइड है, इसमें
नदी जो यहाँ पर बह रही है, इसके नदी के दिशा के विपरीत दिशा में जो जाती है टाइड, नदी के कुछ कुछ भाग तक पहुंच जाती है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, टाइडल बोर बोलते हैं। तो बात समझ में आया, टाइड आया, नदी बह रही है, और नदी के बहने के विपरीत दिशा में अगर पानी को जो धकेल के ले जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय भित्ति बोलते हैं, इसी को टाइडल बोर बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि अगर नदी का जो ये नदी की चौड़ाई बहुत कम होगी, बहुत कम नैरो हो जाएगा, तो वहां पर ये बोर, टाइडल बोर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसका चौड़ाई ही बहुत कम है। दूसरी बात, जो अगर मान लो कि इसका जो सैलो है फनल शेप होना चाहिए। शेप जो है, मान लीजिए कि ऐसे करके तीनों ओर से घिरा हुआ है, और यहाँ से अगर नदी आ रही तो तब जो ज्वार भाटा यहाँ से जाएगा तो ये काफी अंदर तक जाएगा। और मान लो कि ऐसे करके समुद्र है और ऐसे करके आ रही है नदी इधर से, और यहाँ से जाएगी तो शायद उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो फनल शेप जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है इसको आगे धकेलने में, उस टाइडल बोर को आगे धकेलने में। तो वही कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइडल बोर रिक्वायर्स वेरी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एंड ओशनिक कंडीशन। देखिए, लार्ज टाइडल रेंज होना ही चाहिए। सेलो एंड फनल शेप्ड रिवर आउटलेट होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि ये फनल शेप होना चाहिए। ज़्यादा अगर वो फैला हुआ होगा तो वहाँ पर अच्छा से नहीं हो पाएगा। दे डू नॉट अकर ऑल द कोस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइडल रेंज। ये दे डू नॉट अकर ऑन ऑल कोस्ट, सभी कोस्ट पे, मतलब सभी प्रकार का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर नहीं होता, किसी खास प्रकार के तटीय क्षेत्र में ही ये ऐसा घटना देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। टर्म चेना, रोका, रे, पोडू, ये कौन चीज से रिलेटेड टर्म है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अगर गैस वर्क इसमें काम नहीं चल सकता, कोई लॉजिक नहीं चलेगा। जो करेक्ट आंसर है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है चेना, रेका, रे। ठीक है, तो देखिए, चेना श्रीलंका में बोला जाता है, रोका जो है ब्राजील में, रे वियतनाम में बोला जाता है। ठीक है, तो जो झूम खेती है उसका अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पोडू जो है भारत के आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोला जाता है। मिल्पा जो है मध्य प्रदेश, मध्य अमेरिका में बोला जाता है। तो झूम खेती से रिलेटेड जो कई नेम्स है वो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट हॉर्नबिल जो है, स्लॉथ बियर और लाइन मकाओ, हंगुल, ये आपको विच ऑफ द स्पीसीज डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोलॉन्ग्ड इकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपको मालूम है, जो इक्वेटर के अराउंड होता है, सालों भर यहाँ बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ के पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, यहाँ पर लीव शेडिंग नहीं होती है। तो कुछ फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बताना इनमें से जो है कौन सा जीव जो है वहां पर रहता है। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ये आप चेक करके बताइए। तो एक स्टेटमेंट पहला जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट हॉर्नबिल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये रहता है। और जो है स्लॉथ बियर जो है नहीं, ये नहीं रहता है। लायन टेल मकाओ ये रहता है। हंगुल जो है ये नहीं रहता। हंगुल आपको मालूम है ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। लायन टेल मकाओ ये वेस्टर्न घाट में मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये आंध्र प्रदेश और केरला का जो है स्टेट बर्ड भी है। तो ये दोनों तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा। स्लॉथ बेयर जो है नहीं, ये आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेगा। और हंगुल जो है आपको ये आपको मालूम है कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उधर जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर मिलता है हंगुल। तो देखिए ग्रेट हॉर्नबिल पहला स्टेटमेंट, जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, The great hornbill lion-tailed macaw strictly overall depend on the strictly dense primary evergreen rainforest। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही था। वहीं हम लोगों ने इनहिबिट्स द मोइस्ट डेसिडुअस, मैंने ड्राई डेसिडुअस बोल दिया था स्लॉथ बियर के लिए, मैं माफी चाहूंगा। यहाँ जो होता है कि ये मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहता है। मोइस्ट और ड्राई, अच्छा मैंने सही ही बोला था, मोइस्ट और ड्राई दोनों में रहता है। मोइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये स्लॉथ बियर दोनों में रहता है। हंगुल जो है एंडेमिक टू टेम्परेट में मैंने बोला था, टेम्परेट जो फॉरेस्ट टाइप होता है, ठीक है, जहाँ ठंडा पड़ता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन,
उस एरिया में जम्मू एंड कश्मीर दाचिंगम नेशनल पार्क में हंगूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। विद रेफरेंस टू आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना इसको जितना कम बोलूँ, जितना बार बोलूँ उतना ही कम पड़ेगा। कारण इसमें यह है कि देखिए साइक्लोन से तो बार बार क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये साइक्लोन का आई होता है, यहाँ पर एकदम काम एयर होता है, थोड़ा सा वार्म होता है यहाँ का जो वातावरण है ना, और यहाँ पर बारिश कम होती है और इसके साइड में बारिश ज़्यादा होती है। तो जो बीच वाला सेंटर है ना उसी को हम लोग साइक्लोन का आई बोलते हैं। तो ग्रेटर विंड स्पीड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन लार्जर इज द आई रीजन। द ग्रेटर विंड स्पीड क्या कहता है, उसने कटिबंधीय चक्रवात में हवा की गति जितनी अधिक होगी आंख का क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है ना। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये मुझे लग रहा है टाइपिंग में ये मिस्टेक हुआ है। इनको आप लोग अभी होल्ड पे रखिएगा क्योंकि जो होना चाहिए था वो वहां पर है नहीं, ये कुछ और यहाँ पर टाइप हो चुका है। यहाँ पर ये था कि स्टेटमेंट मुझे फिर से देखना होगा, एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें कुछ पहला स्टेटमेंट जो है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं तुरंत आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। चलिए, द ग्रेटर द विंड स्पीड इन ट्रोपिकल लार्जर इज द आई रीजन। नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। मुझे लगा 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। ठीक है, सही है। अभी इसको देखते हैं क्या होगा। चलिए तो इसका जो है क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़िए। द रीजन ऑफ द हेवीएस्ट रेनफॉल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वेंशन। नहीं, ये स्टेटमेंट तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि आई जो होता है साइक्लोन का आई, वहां पर बिल्कुल काम एयर होता है, गर्म होता है। उस क्षेत्र में थोड़ा सा इसके तुलना में गर्मी थोड़ा ज्यादा होगी। यहाँ पर कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ जो है ये करंट जाती हुई रहती है, यहाँ पर बारिश कम होती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। और तीसरा वाला ये पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा कोई नहीं है बात। तो जो साइज ऑफ आई विंड्स जनरली एज ए साइक्लोन इंटेंसिफाई एंड विंड स्पीड इंक्रीजेज आई श्रिंक कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या कहता है कि विंड स्पीड जैसे बढ़ेगा ना, आई वर्सेस विंड स्पीड, जनरली अ साइक्लोन इंटेंसिफाई एंड विंड स्पीड इंक्रीजेज द आई श्रिंक्स। जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग वहां पर विंड होगा तो आई जो होता है साइक्लोन का वो छोटा होते जाता है, ना कि बड़ा। जैसे मान लो ये साइज है तो यहाँ से छोटा होकर के ये हो जाएगा, है ना। तो और आई इज रीजन काम, जैसे मैंने बोला काम विंड होता है, सबसीडिंग एयर होता है और क्लियर स्काई होता है। द हेवीएस्ट रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विंड अकर इन द सराउंडिंग वाल की तरफ जो है भारी बारिश होती है, ना कि आई पर। आई बिल्कुल काम एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है इन्वायरमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मेथेन यील्ड एंड पोटेंशियल गिवन फीडस्टॉक एंड अरेंज फ्रॉम द रेस्ट लेवल। जो बायोफ्यूल है ना, बायोफ्यूल है क्या। देखो जो बायोफ्यूल अगर मैं बोलूँ तो इससे आपको क्या समझना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है, जो बायोलॉजिकल जो वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल कहने का मतलब है कि सड़ा हुआ खाना हो गया या खाना जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड ग्रेन का, या फिर जो है आप गोबर हो गया, जो काउ डैंग होता है वो हो गया, और जो है एक चीज और जो स्ट्रॉ होता है, जो सूखी घास होती है, ये सब आ जाता है ऑर्गेनिक चीज़ों में। और इसका जब डिकम्पोजिशन होगा ना, जब इन सब चीज़ों ये जो डिकम्पोजिशन होगा इन सब चीज़ का, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनका डिकम्पोजिशन होता है,
ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन वहाँ नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसका जो बैक्टीरिया है उसमें जो उसका एक नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया, वो जो डिकम्पोज करती है क्या, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और एब्सेंस में करने से क्या होता है वहां पर, तो मीथेन गैस रिलीज होती है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि यील्ड पोटेंशियल, मीथेन यील्ड पोटेंशियल जो बायोगैस है, which of the sequence correctly represents the methane yield potential and given feedstock arranged in the highest to lowest order में अगर हम लोग जाए तो इसमें कौन होगा। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये समझ लो मेथेन टू यील्ड पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपके सामने कुछ ऑयल वाला पदार्थ है, कुछ आपके पास फूड ग्रेन है और कुछ आपके पास जो है गोबर है, मवेशी गेहूं का भूसा है, ये सब जो है घास है, तो इसमें से जो है यील्ड पोटेंशियल कहने का मतलब किस पदार्थ से, इनमें से कौन सा पदार्थ के पास से ज्यादा क्या निकलेगा, मेथेन किससे प्राप्त किया जा सकता है, वही यील्ड पोटेंशियल हो गया। तो आपको मालूम है जो फैट एंड ऑयल है इससे ज्यादा मेथेन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नंबर आता है फूड ग्रेन का, उसके बाद कैटल मैन्योर का, और उसके बाद व्हीट स्ट्रॉ का आता है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, ज्यादा से ज्यादा मेथेन यहाँ से निकलता है, उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से हम लोग करते हैं। हाँ वही है, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन। पाइन एप्पल कहाँ से, चलिए ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखा गया है और वैसे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो अनानास है ना, ये इंडिया से नहीं आया है, ये आया है साउथ अमेरिका से, ठीक है। अनानास कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से। कॉफी जो है इथोपिया का मूल निवासी है, निवासी कहने का मतलब कि यहीं से जो है कॉफी ओरिजिन हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। काजू जो है ब्राजील से आया है, ये भी सही है। और लाल चंदन जो है श्रीलंका नहीं, ये आंध्र प्रदेश, जो ईस्टर्न घाट इंडिया का है ना आंध्र प्रदेश, वहाँ से ये लाल चंदन, वहाँ का ये ओरिजिनल, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब यहाँ से, यहाँ का ये नेटिव वृक्ष है या स्पीसीज है ये कह लीजिए, है ना। तो हम लोग देख लिए पाइन एप्पल क्यों गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये साउथ अमेरिका से है। और कौन सा स्टेटमेंट रेड, ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था इंडिया, इंडिया मतलब आंध्र प्रदेश, ये होना चाहिए था। और ये इथोपिया और कैसूबला, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो केवल और केवल 2 पेयर इसमें से सही हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, हाँ चलिए, जो कॉफी नेटिव टू इथोपिया मूल, ये जो है कॉफी सही है। काजू जो है ये ब्राजील से, ये भी सही है। अनानास दक्षिण अमेरिका से आया और लाल चंदन भारत के आंध्र प्रदेश। चलिए तो मैंने कितना क्वेश्चंस का डिस्कशन किया इसमें, अराउंड आई हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस, मैंने 11 क्वेश्चंस का टोटल डिस्कशन इसमें मैं करा। और जो इसमें खास बात है कि मैं अब ये तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सेक्शन से हो गया था क्वेश्चंस, जो टोटल इसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि मैंने बताया है, जो टोटल मैं क्वेश्चंस डिस्कशन इसमें करने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट से 1500 MCQ, समझ रहे हो, 1500 क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूँगा। कौन से, इकोनॉमी से, उसके बाद पॉलिटी से, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री अलग है ना। तो इससे 1500 अलग और इससे 1500 अलग, और जो आर्ट एंड कल्चर है उससे 1500 क्वेश्चन अलग। 1500 क्वेश्चन यहाँ से मैं डिस्कशन करूँगा 15। तो टोटल इसमें एकदम ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूँ बेहतरीन होने वाला है, और टॉप क्वालिटी का जो क्वेश्चंस है वो मैं लाने का कोशिश करूँगा, है ना। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ वीडियोज मैंने ऑलरेडी अराउंड 250 क्वेश्चंस का 250 MCQ जो है उसको मैं डिस्कशन करके मॉडर्न हिस्ट्री का ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, कहाँ पर, प्लेलिस्ट में। और अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए। और बाद बाकी जो क्वेश्चंस है जो ज्योग्राफी का है या कई और सब्जेक्ट्स का, मैं उसको अपलोड करता जा रहा हूँ, है ना।
तो मैं रुक नहीं रहा हूँ और जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके आप लोग उठा सकते हैं इनसे, ठीक है। तो एक एमसीक्यू के थ्रू से एक कंप्लीट और होलिस्टिक रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है जो सिलेक्शन और एक दो चीज़ें होती है। जो सिलेक्शन होने वाला, पढ़ाई तो सब करते हैं, एवरीबडी स्टडीज़, जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो कौन बच्चे होते हैं? वहीं जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो वहीं इसी काम को मैं ईजी करने के लिए आप लोगों को, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू लगा सको, तो उन कामों के लिए मैं